प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर, जिसका प्रमुख शीर्षक है आधुनिक भारत में गर्म दल एवं क्रांतिकारियों की विचारधारा और भूमिका। इससे पहले हमने पढ़ा था उदारवादी युग की भूमिका, और उदारवादी युग था वो था सन 1885 से 1905 तक। इसमें अनुनय विनय की नीति अपनाई गई और 1905 से 1919 तक यह क्रांतिकारी युग था, उग्रपंथी नेताओं का युग था। यहाँ पर भारत को आज़ाद करवाने के लिए लाल, पाल और बाल, इसके साथ अरविंद घोष, ये नेता उभर कर सामने आए। और इसके बाद भी सन 1931 तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों का योगदान था। काकोरी जो एक कांड हुआ था, रेल लूट प्रकरण सन 1925, उसमें भी इन क्रांतिकारियों का महान योगदान था भारत को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे क्रांतिकारियों की विचारधारा और गर्म दल के नेताओं का उदय। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रपंथी के उदय का काल माना जाता है, सन 1905 से 1919 तक। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रपंथी कहे जाने वाले नेताओं का शीघ्र ही मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दे डाली। कांग्रेस के उग्रपंथी और क्रांतिकारी अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे लाल, पाल और बाल, और इनके साथ एक और नेता थे अरविंद घोष। ये लाल, पाल, बाल हम कक्षा प्रथम से सुनते आ रहे हैं और ये प्रत्येक को पता है कि लाल, बाल और पाल कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय की इस तिकड़ी को लाल, पाल और बाल के नाम से जानते हैं हम। उग्रपंथियों के राष्ट्रवाद को भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नवचेतना के जागरण से प्रेरणा मिली। उग्रपंथी नेता अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में लिखा है कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, न ही वह वाक मूर्ति, न ही कोरी मन की कल्पना है। ये लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। उग्रपंथी के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़ के हिंदू एक है और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। भारत में उग्रपंथी को जन्म देने वाले कारणों में प्रमुख इस प्रकार है। सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे व्यवसाय पर से उत्पाद शुल्क की वापसी 1896, विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905, ये थे उग्रपंथी विचारधारा के नेताओं के उदय का प्रारंभिक कारण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे मिस्र, फारस, टर्की की जनता को अपने स्वतंत्रता संघर्ष में मिली सफलता, अफ्रीकी अबिसिनिया देशों द्वारा 1896 में इटली को पराजित कर देना, 1905 में जापान द्वारा रूस जैसे बड़े देश को पराजित करना आदि ने कांग्रेस के एक गुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्र विचारधारा अपनाने की नीति का संदेश दिया। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थी। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज, देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। देसी समाचार पत्रों ने भी उग्रवाद को जन्म देने में योगदान दिया। बंगवासी, केसरी, काल जैसे समाचार पत्रों ने कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में कुछ सुधारवादी नेता और विचारकों ने भी, जैसे विवेकानंद,
बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष आदि ने भी उग्रपंथी के मार्ग को प्रशस्त किया। उग्रपंथी मतलब आप अग्रिम विचार या देश के प्रति जो भी हो, तलवार के बल पर हो, बंदूक की नोक पे हो, रक्तपात से हो, इससे भारत को आज़ादी दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। विवेकानंद ऐसे प्रथम भारतीय बने जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। भारत में राष्ट्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी 1895 और 1893 में। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि इनकी शाखाएं हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी का बीज बो दिया गया था। लाल, पाल और बाल उग्रपंथी के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रपंथी के उदय में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक चेतनाओं ने पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति से श्रेष्ठ अपनी सभ्यता और संस्कृति को माना। अरविंद घोष ने कहा है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। एनी बेसेंट के अनुसार सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थना करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उग्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति तो क्रांतिकारी भावना का घोतक राष्ट्रीयता था ही, वो भारतीय राष्ट्रीयता की उदारवादी प्रवृत्ति और सुधारवादी नेताओं के विरोध भी विद्रोह का शंखनाद था। 1904, 1905, 1906 के अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वराज्य के अपने उद्देश्यों की घोषणा की। स्वराज का इस समय अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से था जैसे कि स्वशासित उपनिवेशों में थी। कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति से निराश तथा उग्रपंथी आदर्शवाद से प्रेरित अनेक भारतीय युवकों ने क्रांति के मार्ग को चुना। क्रांतिकारी घटनाओं के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी नीलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। इस समय क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में सक्रिय क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा के नारे को अपना आदर्श वाक्य बनाया। क्रांतिकारियों के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने 2 भिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार में सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना और यदि संभव हो अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से भी मदद ली जाए। दूसरी विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रखना चाहते थे। यानी जो जासूसी करता था क्रांतिकारियों उसकी हत्या करना इन विचारधारा के लोगों का कार्य था। क्रांतिकारियों आयरलैंड फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम, सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति से प्रेरणा मिली। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से माना जाता है। 1918 में पेश की गई विद्रोही रिपोर्ट की जो एक प्रति है उसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में क्रांतिकारी
गतिविधियों शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून सन 1897 को पूना के फ्लैग कमिश्नर रैंड एंड एम्स्ट की हत्या कर भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली। कालांतर में चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित हुई। तिलक ने केसरी में लिखा है कि श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया कि अपने गुरुजनों या बंधुओं की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म फल में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता। इन्होंने ये जो उक्ति कही है वो महाभारत संदेश के तहत भगवान श्री कृष्ण की जो उक्ति थी उसके ऊपर दिया कि अन्याय जब अत्याचार हो तो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज सन 1904 था। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा सन 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत संस्था के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर के भाई श्री गणेश शामिल थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अब है बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। वैसे तो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन सन 1905 के बाद माना जाता है, लेकिन इस घटना के पूर्व ही वहाँ के कुछ क्रांतिकारी संगठनों अस्तित्व में आ चुके थे। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु द्वारा तथा कलकत्ता में यतीन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा और बारिंद्रनाथ घोष द्वारा की गई। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में सुहृद समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करती थी। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन शुरू हुआ। ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर आदि समाचार पत्र प्रचलन में थे। 12 साल में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युगांतर ने कहा, अंग्रेजों की सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। युगांतर अखबार के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का भी बंगाल में गठन किया। बारिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया तथा बताया कि क्रांति किस प्रकार प्रभावकारी होगी। बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो का नाम आता है। इन्होंने पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 में भारत आए और कलकत्ता स्थित मणिकतला में बम बनाने के लिए कारखाना खोला। प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल सन 1908 में बंगाल प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर सबसे छोटी आयु के व्यक्ति को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मणिकतला पर छापा मारा। वहां से 34 लोगों को गिरफ्तार कर, जिसमें बारिंदर और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। बारिंदर को आजीवन कारावास तथा अरविंद को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने पांडिचेरी में ओलिवेरी आश्रम खोल दिया। बंगाल के एक और क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बागा जतीन के नाम से जाना जाता है। 9 सितंबर सन 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में इनको मार दिया गया। बंगाल के एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहार बोस थे।
कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। यह घटना 22 दिसंबर सन 1912 को हुई थी। दिल्ली बम कांड। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस जापान चले गए। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवध बिहारी, अमीर चंद्र, लाला मुकुंद, बसंत कुमार दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थी। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारियों की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 ईस्वी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर इन क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत होकर कार्य करने लगे तो कुछ विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने का निर्णय लिया। अरविंद घोष कालांतर में क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में औरीविले आश्रम स्थापित कर रहने लगे। ब्रह्मबांधो उपाध्याय, जिन्होंने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जिनको संबोधित किया, रामकृष्ण मठ में स्वामी जी बन गए। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। सूफी अम्बा प्रसाद, अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए, वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहिब्बन वतन नामक एक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला। अब है सन 1905 से 1919 तक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और क्रांतिकारियों का योगदान। देश में आतंकवाद निरोधी अधिनियमों तथा क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद वहां से अधिकांश क्रांतिकारी विदेशों को पलायन कर गए। भारत से बाहर गए क्रांतिकारी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान तथा जर्मनी में सक्रिय हुए। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था होम रूल, जो एक इंडिया सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में थे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल धींगरा। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था भारत में सुशासन प्राप्त करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल धींगरा ने 1 जुलाई सन 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शीघ्र ही धींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड के बाद वीर सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को एक अन्य सहयोगी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ने 1902 में भारत के स्वतंत्रता संदेश यूरोप के विभिन्न देशों, अमेरिका आदि में प्रचार के लिए भारत को छोड़ दिया। 1907 में स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भाग लिया। सम्मेलन में मैडम कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में विचार उत्तेजक भाषण दिया। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को भारत की तरफ से फहराया। मैडम कामा ने पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। अब है गदर पार्टी सन 1913। क्रांतिकारी जो आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए थे। इन लोगों ने वहाँ से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में रामनाथपुरी सर्कुलर आज़ादी, वैंकूवर से तारकनाथ ने भी फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। ये अखबार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे।
फिर था नवंबर 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्थान ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर का प्रकाशन किया। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर पार्टी या गदर आंदोलन पड़ गया। लाला हरदयाल जो 1911 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, 1913 में संस्था जो गदर पार्टी थी उससे जुड़ गए। मनीषी और पथ प्रदर्शक थे इसके। इस प्रकार लाला हरदयाल, भाई परमानंद, रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में थे। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग में अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 की अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। और राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे। बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया। बाकी और भी सदस्य थे जिसमें थे मौलाना बशीर, सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श। इस दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से भी मिले थे। खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से भी रेशमी रुमाल षड्यंत्र कांड जुड़ा है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन थी। अब है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बनकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। उसके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ वह था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कुचलने का एक ये प्रयास था। 20 जुलाई सन 1905 बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त को बंगाल के टाउन हॉल में ये बैठक हुई। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई और 16 अक्टूबर सन 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधी। ये राखी बांधने की प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर की देन है। विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, यह एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। इस प्रकार ये बंगाल विभाजन हुआ। फिर जो बंगाल विभाजन था उसको 1911 अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया। भारत में इसका जब विरोध बढ़ा तो दिल्ली दरबार एक लगाया गया 1911 में, तो वहाँ पर इसको रद्द कर दिया गया था। फिर वापस बंगाल को एक कर दिया गया था। फिर सूरत में कांग्रेस का एक विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन। इसमें उदारवादियों और जो उग्रपंथी के नेता थे उनको लेकर विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर। और 1907 में उग्रपंथी व जो उदारवादी रासबिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी बोस अध्यक्ष बन गए, इसलिए इनका विरोध बढ़ गया। और सूरत का अधिवेशन 26 दिसंबर सन 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पर उदारवादियों और उग्रपंथी नेताओं में जमकर लड़ाई हुई थी। इसी बीच मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, वो भी क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ाने वाला था। इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इसमें लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि हम नाग के ऐसे दांत बो रहे हैं जिसकी फसल आने वाले भारत में बहुत ही कड़वी होगी। ये लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखते हुए कहा। और यह जो घटना थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रकार व्यक्त की कि भारत विभाजन लॉर्ड मार्ले और मिंटो की देन है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया गया था निर्वाचन प्रणाली के तहत। इसलिए ये भारत विभाजन, इसकी फसल सन 1947 15 अगस्त को पकी थी। इस प्रकार 1 अप्रैल सन 1912 को
दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बना दिया गया और बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुनः 1874 की स्थिति में कर दिया गया। फिर है होर्डिंग बम कार्ड। 22 दिसंबर सन 1912 को कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया था, जिस समय वायसराय होर्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोहपूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उन पर बम फेंका गया। लॉर्ड होर्डिंग घायल हो गए थे। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ इसी दौरान और कामागाटा मारू ये घटना हुई थी 1914 में। ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था और कामागाटा मारू एक जहाज था जिसको गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया। वैंकूवर में उनको उतरने नहीं दिया गया। फिर इस दौरान एक लखनऊ पैक्ट भी होता है और इसमें हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में यहाँ पर समझौता होता है और इस समझौते की अध्यक्षता करते हैं श्री अंबिका चरण मजूमदार। और फिर इसी दौरान यहाँ एक होम रूल आंदोलन भी स्टार्ट होता है सितंबर सन 1916 में और बाल गंगाधर तिलक ने इससे पहले एनी बेसेंट से प्रेरणा लेकर 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना कर दी। और एग्ज़ाम में सवाल भी आते हैं होम रूल की भारत में कितनी शाखाएं थी, तो 2 शाखाएं थी। इस प्रकार मॉन्टेग्यू जो एक घोषणा है वो भी 1917 में लागू कर दी जाती है। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है और इसमें एक कानून बनाने का निर्णय लिया जाता है 1919 अधिनियम। और इससे पहले एक पारित होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक कानून अंग्रेज़ों द्वारा लाया जाता है। सिडनी रॉलेट इसके संस्थापक है। इसका सर्वत्र विरोध होता है और क्रांतिकारी घटना का जो अगला चरण है वो गांधी युग में ही प्रारंभ हो जाता है। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।